चुनाव हारकर भी केशव प्रसाद मौर्य फिर से लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो दूसरे मुख्यमंत्री जो थे दिनेश शर्मा, उनका पत्ता साफ हो गया है और उनकी जगह पर ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बात का बखूबी ख्याल रखा गया है कि कैसे जाति वाले एंगल से हर जाति को साथ लेना है और कैसे मंत्रिमंडल में हर जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। मतलब कि हर जाति के नेता को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और भरसक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश हुई है कि कोई भी जाति उसके हाथ से छूटे ना और किसी भी जाति को ऐसा ना लगे कि उनके जाति से आने वाले नेताओं को उचित सम्मान नहीं दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य के जरिए कुशवाहा मतदाताओं को फिर से खुश करने की कोशिश है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद से केशव प्रसाद मौर्य पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सतर्क भी हो गई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता इलेक्शन शो। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण ली। उनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तथा सहयोगी दलों के नेता पहुंचे हुए थे। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शपथ ले रहे थे तो बताया जा रहा है कि 1.25 लाख की संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ थी। कार्यक्रम के पहले वहां पर मंच से रवि किशन, निरहुआ और तमाम कलाकारों ने अपना प्रस्तुति भी दी। कन्हैया मित्तल जिनका भजन हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की दोबारा से शपथ ली। अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है और यह लगभग तय माना जा रहा था कि चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कुशवाहा समाज के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को पेश कर रही है और पिछड़ी जाति के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी यह दिखाना चाहती है कि पिछड़ों का नेता भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल है, जिसको इतना बड़ा पद दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा, जिसको लेकर काफी चर्चा थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है और कुछ वक्त पहले उन्हें एमएलसी बनाया गया था, उन्हें भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लेकर सूर्य प्रताप शाही और तमाम चेहरों को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। तो लगभग दर्जन चेहरे जो पिछली सरकार में मंत्री थे उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम चेहरे की बात करें तो दानिश आजाद अंसारी का नाम सामने आया है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ मोहसिन राजा का पत्ता इस बार साफ हो गया है। इसके पहले मुस्लिम चेहरे के तौर पर मोहसिन राजा को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब उनके साथ इस बार मुस्लिम चेहरे के तौर पर दानिश आजाद अंसारी ने शपथ ग्रहण किया है। इसके अलावा अपर्णा यादव और अदिति सिंह का नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन इन दोनों को मंत्री नहीं बनाया गया। शपथ ग्रहण के कुछ देर पहले तक यह चर्चा लगातार चलती रही और बताया जाता रहा कि अपर्णा यादव और अदिति सिंह का मंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह साफ हो गया कि अदिति सिंह और अपर्णा यादव को मौजूदा समय में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब अपर्णा यादव और अदिति सिंह को निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं के सहारे उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीति देख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 52 उनके मंत्रियों ने शपथ ग्रहण ली और इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो कि दूसरा कार्यकाल उसका प्रारंभ हो चुका है। अगर हम दोनों उप मुख्यमंत्री की बात करें तो एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है तो दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे किया जा रहा है और इसके पहले भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिनेश शर्मा को रखा गया था, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव दिनेश शर्मा ने नहीं लड़ा और इसी के बाद से यह उम्मीद जताया जाने लगा था कि दिनेश शर्मा को सरकार बनने पर फिर से दोबारा उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक को अब आगे किया गया है। आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं इन शॉर्ट्स की तरफ। इन शॉर्ट्स में पहली खबर है कि राबड़ी देवी ने यह साफ कर दिया है कि मुकेश सैनी को महागठबंधन में नहीं बुलाया जाएगा।
राबड़ी देवी ने कहा कि मुकेश सहनी को किसी ने महागठबंधन से बाहर नहीं निकाला था, उनको किसी ने कहा नहीं था कि आप महागठबंधन से बाहर निकल जाइए, चले जाइए, बल्कि वे खुद भागकर महागठबंधन से बाहर चले गए थे, उनको किसी ने भगाया नहीं था। और इस आधार पर जब वे खुद भाग कर गए हैं तो फिर हम उनको महागठबंधन में नहीं बुलाएंगे। यह बात राबड़ी देवी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के पार्टी में जो टूट हुई है वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है और वह पैसे वाली पार्टी है और वह ऐसे तोड़ फोड़ की राजनीति करती रही है। इसके अलावा मुकेश सहनी को लेकर आज सुबह से ही लगातार खबर चल रही है कि उनके बंगले का नेम प्लेट गायब हो गया है और उनके बंगले के बाहर जो गार्ड मौजूद है उसको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद खबर आती है कि नेम प्लेट को लेकर अब पटना पुलिस की तरफ से पूछताछ भी की जा रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार उनके बंगले का नेम प्लेट गायब कैसे हो गया। अब आते हैं दूसरी खबर पर। आज बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा विधायकों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि उछलकर वेल में आ जाते हैं और उन्होंने इसके बाद कहा कि जब समय बीतता है, मतलब कि जितना ज्यादा समय होता है तो गंभीरता आती है। यह बात उन्होंने तब कहा जब वेल में आकर कुछ विधायक वहां पर विरोध जता रहे थे। विजय सिन्हा ने कहा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आसन के ऊपर किसी का भी दबाव काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक आसन पर वो बैठे हैं तब तक निष्पक्ष तरीके से हाउस को चलाया जाएगा, सदन को निष्पक्ष तरीके से चलाया जाएगा। हालांकि विजय सिन्हा जब भड़के और उन्होंने निष्पक्ष होकर कार्रवाई की बात कही, सदन चलाने की बात कही, तब नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले जिस प्रकार से उनको जवाब दिया था सदन में, उसकी चर्चा होने लगी और लोग सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखने लगे कि नीतीश कुमार ने कुछ वक्त पहले ही विजय सिन्हा को लेकर कहा था कि पहले आप जाकर संविधान का पाठ पढ़ लीजिए। मतलब कि एक प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको फटकार लगाई थी और अब उसकी चर्चा भी तेज हो गई है। बाकी विजय सिन्हा ने आज भड़क कर कहा कि हर बात पर उछलकर वेल में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब समय बीतता है तो गंभीरता आती है, लेकिन उन्होंने अन्य विधायकों की तरफ एक तरह से कहा कि इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं तीसरी खबर पर। मदरसा में अब राष्ट्रगान गाना अनिवार्य हो गया है। यह उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से यह सरकारी और गैर सरकारी यानी कि दोनों तरह के मदरसों के लिए आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि रोज सुबह कक्षा लगने के पहले यानी कि बच्चों की पढ़ाई शुरू करने से पहले प्रेयर होगा और उसी दौरान राष्ट्रगान गाया जाएगा और उस राष्ट्रगान में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी शामिल होना होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से साफ कर दिया गया कि अब डेली यानी कि रोज प्रतिदिन कक्षा शुरू करने के पहले मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना जरूरी है, अनिवार्य है और उसमें छात्रों के साथ साथ शिक्षकों का भी शामिल होना जरूरी है। अब आते हैं आज के कानून के हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोरोना के दौरान हुई मौत को लेकर फर्जी दावों पर चिंता व्यक्त किया गया है, क्योंकि यह सब 50,000 रुपए का अनुग्रह राशि लेने के लिए किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी मिली कि कोरोना में अगर किसी के परिजन नहीं मरे हैं, फिर भी उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है, कुछ परिवार वालों की तरफ से, कि उनके परिजन कोरोना में ही मरे हैं और कोरोना वायरस की चपेट में आने के कारण ही मरे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का जो अनुग्रह राशि दिया जा रहा है, इसी के लालच में सब कुछ किया जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में 5% दावों को रैंडम जांच का आदेश दे दिया है। मतलब कि जितने दावे किए गए हैं उसमें से 5% दावों का रैंडम जांच किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई में आखिरकार कहीं ये दावे फर्जी तो नहीं है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यदि यह पाया जाता है कि किसी ने भी फर्जी दावा किया है और उसके साथ ऐसा कुछ घटना हुआ नहीं है, तो इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत माना जाएगा और इसी के अनुसार उनको दंडित किया जाएगा। मतलब कि यह एक कानूनन जुर्म है और इस जुर्म की सजा भी उन्हें बिल्कुल मिलेगी। अब आते हैं आज के नसीहत पर। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमें सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं बल्कि दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाती है। बाकी आज के जनता नेशन शो को समाप्त करते हैं। आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।